गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब उसके अंदर अपन ने जो देखा था लास्ट टाइम पर चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट अपन ने की थी। इसके अंदर मैंने आपको यहां तक करवाया था सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ओके, मतलब सेल्सियस के अंदर बदलना है तो क्या करेंगे अपन, उसके अंदर जो केल्विन है माइनस 273 करेंगे तो सेल्सियस आ जाएगा। अब कुछ एक क्वेश्चन मिलते हैं कि कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा। इसके अंदर देखिए कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, अगर सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो केल्विन माइनस 273। ओके, अब देखें अपनी बुक के अंदर दे रखा है जैसे 470 केल्विन। अब इसको सेल्सियस के अंदर बदलना है तो कैसे करेंगे कि अपन फॉर्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 470 दे रखा है, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो लगभग जो है 197 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा, जो क्या है इसका डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद 173, अब जब इसको सेल्सियस के अंदर बदलते हैं तो कितना आता है माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब सेल्सियस के अंदर बदलने के लिए जो अपन को कोई भी यूनिट दे रखी है, जैसे केल्विन के अंदर दे रखी है, तो उसमें से अपन को माइनस करना है 273। ओके, इसके बाद में जैसे अब अपन ने यहाँ पर तो केल्विन को सेल्सियस के अंदर बदला। अब जैसे अपन क्या कर रहे हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करना है। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, देखें जैसे देखो बेटा, अगर केल्विन में दे रखा है, जैसे मान लीजिए 398 केल्विन। अब इसको बदलना है सेल्सियस के अंदर, तो सेल्सियस के अंदर बदलने के लिए K माइनस 273। अब कैसे करेंगे, 398 केल्विन दे रखा है माइनस 273, तो क्या होगा, 8 में से 5 गए, 3 गए, कितने बचे 5, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 125 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार अगर जैसे अपन को बदलना है, मान लीजिए जैसे केल्विन दे रखा है 178 केल्विन, अब इसको बदलना है सेल्सियस के अंदर, तो वही फॉर्मूला लगाओ, सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। अब कितना केल्विन दे रखा है, 178 माइनस 273, तो कैसे करेंगे, अब माइनस क्या ज़्यादा है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, जैसे 273 माइनस 178, 3 में से 8 गए तो कितने 5 बचे, नहीं जाएंगे, एक उधार लेंगे 13 में से 5, अब यहाँ 6 बचे, 6 में से 7 नहीं तो यहाँ 16 में से 7 गए 9। ओके, वापस जोड़ लो, 8 5 13, 9 10 17, 1 और 1 2, तो 95 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया अपन ने केल्विन को सेल्सियस के अंदर बदला। अब अगर सेल्सियस दे रखे हैं, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको अगर केल्विन में बदलना है तो कैसे, फॉर्मूला वही लगेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। अब K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब क्या करेंगे अपन, इसको क्या कर रहे हैं, अब डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन के अंदर बदलना है तो प्लस करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस 30 प्लस 273 इज इक्वल टू
3, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 303 केल्विन इस तरीके से। और अगर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273, तो क्या होगा K इज इक्वल टू C प्लस 273। अब सेल्सियस कितना दे रखा है 50 प्लस 273, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 7 और 5 12, ओके, 2 और 1 3, 323 हो गए, ये हो जाएगा 323 केल्विन। तो इस तरीके से देखें अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो माइनस होगा, और अगर केल्विन को सेल्सियस के अंदर बदलना है तो होगा 273 प्लस होंगे। ओके, ये इस तरीके से ये सवाल मिलते हैं आपको। इसके बाद में इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, उसके बारे में देखें। सबसे पहला है वाई शुड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। अब इसके अंदर ध्यान देना बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, ठोस CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं, बिकॉज क्योंकि व्हेन इट हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म करेंगे, इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। तो कहने का मतलब इसके अंदर ऊर्ध्वपातन जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रक्रिया लगती है। जब इसको गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस के अंदर, सॉरी हाँ, गैस जो होती है, कहने का मतलब जब इसको गर्म किया जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, और जब गैस को ठंडा करेंगे तो सॉलिड के अंदर। कहने का मतलब बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती। इस वजह से जो ठोस या जो शुष्क बर्फ होती है उसको ठोस CO2 या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ड्राई आइस को जब गर्म किया जाता है तो गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में परिवर्तन हुए। बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए जो है गैस में परिवर्तित हो जाना, वो कहलाता है, ये सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर लग रही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें अगले क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना बेटा। देखो, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस। क्या मतलब हो गया कि ईथर और एसीटोन को ठंडी जगह पर क्यों रखा जाता है। ईथर एसीटोन को ठंडी जगह पर इसलिए रखा जाता है कि दीज लिक्विड्स आर इजीली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब ये जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 के आसपास होता है, तो वहाँ पर कहने का मतलब आसानी से वाष्पीकृत हो सकते हैं और इनका नेचर ज्वलनशील होता है। इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आसानी से आग पकड़ सकते हैं। दैट्स द रीजन वी स्टोर दीज लिक्विड इन कूल प्लेस। इस कारण ये जो लिक्विड पदार्थ होते हैं एसीटोन और ईथर, इनको ठंडी जगह के ऊपर रखा जाता है। समझ रहे हो, हिंदी में देख लो, देखें, क्योंकि ईथर एवं एसीटोन आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है, समझ रहे हो, वो हो जाएगा उसका क्वथनांक। और गलनांक किसे कहेंगे, जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगता है उसको कहेंगे गलनांक। तो क्वथनांक क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एवं ईथर एवं एसीटोन ज्वलनशील भी होते हैं, ज्वलनशील नेचर भी होता है। इस कारण इन्हें ठंडी जगह पर रखा जाता है ताकि आग न पकड़े। आग से बचने के लिए इनको ठंडी जगह पर अपन रखते हैं ताकि ये आसानी से
आग नहीं पकड़े। इसके बाद में हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस, हम गैसों को द्रवीकृत कैसे कर सकते हैं, गैसों को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। अब देखो बेटा, मैंने आपको दो केस बताए थे। एक तो था कि या तो अगर तापमान को कम करो, और एक था कि या फिर प्रेशर को बढ़ाओ। देखो देखें, अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ध्यान देना, टेम्परेचर को कम करेंगे तो जैसे मान लीजिए गैस अवस्था थी, गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर हो रहे हैं, दूर दूर होते हैं। जब इसको टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस के अणु जो है वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और अगर टेम्परेचर और कम कर रहे हैं तो गैस के अणु एकदम बिल्कुल पास आ जाएंगे, बीच का जो स्पेस था वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब गैस जो है वो परिवर्तित हो रही है टेम्परेचर कम करने पर द्रव में, और द्रव परिवर्तित हो रहा है ठोस के अंदर। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस मैंने बताया था प्रेशर को बढ़ा रहे हो। अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाने के केस में क्या होगा कि इस केस के अंदर जैसे मान लीजिए गैस अवस्था थी, फिर द्रव और फिर ठोस, समझ रहे हो। अब गैस के कण दूर दूर होते हैं, जैसे एक पिस्टन वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना। इस केस के अंदर जैसे पिस्टन से अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ा रहे हो, तो उस दरमियान क्या होगा, गैस के जो पार्टिकल्स थे वो पास पास आएंगे। तो पास पास आने का मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस दरमियान ये क्या होगा, ठोस के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि तापमान को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। देखो देखें, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, दाब को बढ़ा करके, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तापमान को कम करके गैसों को लिक्विफाई कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोज, जब दाब बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। एंड कूलिंग, अगर तापमान कम कर रहे हो, विल कॉज द पार्टिकल्स टू लूज एनर्जी, उस दरमियान ये एनर्जी को, कहने का मतलब उसके बीच की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, मतलब पास पास आ जाते हैं। और उस दरमियान क्या होगा, देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज्ड, उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। एंड गैस बिकेम इन लिक्विड स्टेट, क्या होगा, एंड गैस बिकेम इन लिक्विड स्टेट, गैस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, देखो देखें, गैसों को द्रवीकृत करने के लिए तापमान को घटाकर या दाब को बढ़ाकर द्रवीकृत कर सकते हैं। जब दाब को बढ़ाया जाता है तो कणों के पास पास आ जाने पर गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, एवं जब तापमान घटाया जाए तो कणों के बीच गतिज ऊर्जा कम हो जाती, कणों के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, तथा कणों के बीच स्पेस कम हो जाता है, जिससे गैस द्रव में बदल जाती है। ये थे बेटा इसके अंदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरीके से गैसों को अपन द्रवीकृत कर सकते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन पढ़े। अब चौथा क्वेश्चन देखें इसके अंदर। देखें अगला क्वेश्चन जो था, हाँ, इसके अंदर अगला क्वेश्चन मैंने आपको जब ये इवेपोरेशन करवाया था, वाष्पीकरण, उसके अंदर भी बताया था मैंने कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, गर्मी में अपन जो है सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं बॉडी को। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, क्या मतलब हुआ, गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, सीधी सी बात है। एंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू आउटर एटमोस्फियर फॉर इवेपोरेशन। कॉटन क्या करता है, एक अच्छा अवशोषक होता है
जो पसीना है या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन का जो नेचर होता है सूती वस्त्रों का, और वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर उसको इवेपोरेट कर देते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन आवर बॉडी लॉस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इवेपोरेशन के समय हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, वो क्या करती है, लेटेंट प्रसुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा है, क्या करेगा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन आवर बॉडी लॉस, अपनी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या मतलब हो गया, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा जो है, जो मतलब सूती वस्त्रों से जो पसीना वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो इसकी जो पूर्ति है अपनी बॉडी से होती है, और इस वजह से अपन जो है वो ठंडक महसूस करते हैं या ठंडा फील होता है। देखो देखें हिंदी में, देखो, गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, गर्मी में पसीना अधिक आता है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। क्या मतलब हुआ कि सूती कपड़े जो होते हैं उनमें जल का अवशोषण अधिक होता है, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर पसीना भी अधिक आता है। उस दरमियान क्या होगा, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, शरीर को ठंडक महसूस होती है। समझ रहे हो? इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन था, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो देखें, वाई आइस पूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की तुलना में बर्फ जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है, क्यों? या फिर वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। कहने का मतलब सेम टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की तुलना में पानी की तुलना में बर्फ जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्यों? इसके अंदर देखो देखें, आइस एट 273 केल्विन वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज हीट एनर्जी। बर्फ जो होती है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रसुप्त ऊष्मा एवं हीट एनर्जी दोनों को, तो देख बेटा, हाँ, जो बर्फ होती है वो कहने का मतलब जल की तुलना में एक, कहने का मतलब ज़्यादा ठंडी होती है कि आइस एट 273 केल्विन वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट of fusion as well as the heat energy, but water at 273 Kelvin would just absorb heat energy। कहने का मतलब जो है बर्फ के द्वारा लेटेंट हीट और हीट एनर्जी दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि जो वाटर होता है वो केवल हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इस वजह से मतलब जल की तुलना में बर्फ जो होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हीट एनर्जी, इट मीन्स आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। समान तापमान पर पानी की तुलना में बर्फ ज़्यादा ठंडी होती है, क्यों? इसके अंदर देखो बेटा, ये हिंदी में है, बर्फ 273 केल्विन पर लेटेंट हीट एवं हीट एनर्जी दोनों को एब्जॉर्ब करती है, जबकि जल केवल ऊष्मा ऊर्जा को ही एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर। कहने का मतलब जल जो है वो बर्फ की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव इस कारण होती है। ये था बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद में यूनिट सिस्टम, कुछ एक यूनिट जो दे रखी उसके बारे में बताएंगे। और ठीक है, देखो देखें इसके अंदर, देखो देखें देखो बेटा, हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर देखो देखा, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न
बॉइलिंग वाटर और स्टीम। कहने का मतलब एक तो उबलता पानी है और एक भाप है, इनमें से कौन सी तेज जला सकता है, कौन तेज जला सकता है? ध्यान देना इसके अंदर देखो, देखें व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, कहने का मतलब भाप जो है वो हमें ज़्यादा जला सकती है, एज इट हैज़ हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या मतलब हो गया कि इनके अंदर वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट, जबकि जल के अंदर जो है इस प्रकार की हिडन एनर्जी, हिडन ऊष्मा नहीं होती। इस वजह से कहने का मतलब उबलते पानी की तुलना में भाप जो है वो क्या करती है, ज़्यादा जला सकती है। इस तरीके से बेटा ये जो है देखो, इसमें देख लो बोले भाप हमें ज़्यादा जला सकती है क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जबकि जल में इस प्रकार की हिडन हीट नहीं होती। ये थे अपने 6 क्वेश्चन जो बुक के अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। इसके बाद में इसके अंदर ध्यान देना बेटा, यूनिट सिस्टम दे रखा है, राशि और उनके जो है मात्रक कुछ एक दे रखी है, इसको भी अपन को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, देखें राशि और उनके मात्रक। ओके, अब इस तरीके से टेबल बनानी है, राशि, यूनिट और उसका सिंबल, टेम्परेचर, लंबाई, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड प्रेशर। अब इसके अंदर देखो, देखें जैसे टेम्परेचर का वैसे यूनिट सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मानक यूनिट जो मानी जाती है, वो ध्यान रखना वो केल्विन ही है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। ओके, इसके बाद में है लेंथ या लंबाई। लंबाई को जनरली किस में नापते हैं? मीटर के अंदर। मीटर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद में है मास या सहति, या इसको द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमान। इसके अंदर देखो, देखें द्रव्यमान को मास इंग्लिश के अंदर, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, जिसको केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसके बाद में भार, वेट। वेट को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन से, सॉरी न्यूटन इसका यूनिट होता है और रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके, इसके बाद में वॉल्यूम, आयतन। आयतन का होता है क्यूब मीटर या घन मीटर, और इसका जो सिंबल होता है m3। ओके, इसके बाद में टर्म आती है डेंसिटी या घनत्व। घनत्व को किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझ रहे हो, किलोग्राम, या लिख लो बोले किलोग्राम पर मीटर क्यूब। केजी m-3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी ऑब्लिक m3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इसके बाद में प्रेशर। प्रेशर या दाब, ये जो इसकी जो यूनिट है, जो ये कहने का मतलब वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्लेस पास्कल, उसके सम्मान में इसकी यूनिट दी गई पास्कल, और इसका जो सिंबल है वो पी है। वैसे जो बाहर है इसका भी वैज्ञानिक थे आइजक न्यूटन, उसके नाम पर दिया गया। ओके, तो इस तरीके से ये यूनिट सिस्टम था, ये भी दे रखा है, इसको भी आप पढ़ना। फिर भी अगर कोई समस्या है, डाउट है, तो उसको नोट डाउन कर लेना, उसके अंदर मैं आपको डाउट क्लास के अंदर बता दूंगा। ओके, तो ये बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन ने जैसे देखो, सबसे पहले अपन ने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद में अपन ने पढ़ा प्लाज्मा और बैक, 5 स्टेट ये पढ़ी थी। इसके बाद में अपन ने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा और प्रेशर का इफेक्ट देखा। टेम्परेचर
चेंजिंग टेम्परेचर के अंदर अपन ने बॉइलिंग पॉइंट गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, इसके बाद में सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, ये अपन ने क्रियाएं की। ओके, इसके बाद में तापमान बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, क्या परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन, ये भी अपन ने कर लिया। ओके, इसके बाद में इवेपोरेशन, ये भी अपन ने किया। तो और फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आज आपको करवा दिए। ये क्वेश्चन पढ़ना, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास के अंदर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर कुछ एक आपको मैं होमवर्क डाल देता हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लो। जैसे सबसे पहले है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, क्या करना है, इनको सेल्सियस के अंदर बदलना है, आपको केल्विन के अंदर दे रखा है। एक तो है 478 केल्विन, एक है 300 केल्विन। इसके अलावा अगर एक और लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे 595 केल्विन, इसको बदलना है सेल्सियस के अंदर। ओके, इसके बाद में कन्वर्ट इनटू केल्विन, जो सेल्सियस दे रखा है उसको केल्विन में बदलने के लिए एक तो दिया मैंने आपको 25 डिग्री सेल्सियस, एक 373 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा एक लिख लो 105 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलना है केल्विन के अंदर। इसके बाद में देखें, हाँ ध्यान देना बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण क्या है, समझ रहे हो। इसके बाद में राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के गुणधर्म लिखिए। पदार्थ के कणों के जो 3 मैंने गुणधर्म बताए थे कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये क्वेश्चन थे। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ठोस, द्रव एवं गैस में क्या अंतर है। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, 6 क्वेश्चन, गिव रीजन वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मतलब जल जो है कमरे के ताप पर द्रव है, कारण बताना है। जल कमरे के ताप पर द्रव है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेना, कारण बताओ या कारण दो, एक ही बात है, ये कर लेना। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या है तो वो डाउट क्लास के अंदर अपन सॉल्व कर लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेना। ओके,
तो इसको बेटा साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना, और फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो डाउट क्लास के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। और इसको मतलब आराम से जो भी इसके अपने वीडियो पिछले जो किए हैं उसको भी साथ साथ में नोट डाउन करते रहें और देखते रहें, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप डाउट क्लास में आ जाना। ओके, थैंक यू।